कल हैदराबाद के हाथों हार कर आरसीबी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। टेबल का गणित अब बदल चुका है। आरसीबी के चांसेस टॉप 2 के अब कैसे हैं? टेबल पर अब टॉप 2 का क्या गणित है? सब कुछ आज इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1501वां एपिसोड। आज 24 मई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। क्यों कल के दिन आरसीबी ने बहुत कुछ गलत किया वो आज इस वीडियो में बताएंगे। क्यों गुजरात टाइटंस की टीम बहुत खुश है वो भी आज इस वीडियो में बताएंगे। एंड तो वीडियो देखना, लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी नीचे हिट कर दो, फटाफट बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो कल सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के टॉप 2 के ड्रीम को एक तरह से चकनाचूर करने की कोशिश की और बहुत हद तक कामयाब भी रही। कल हैदराबाद की टीम ने अनएक्सपेक्टेडली 42 रन के बड़े अंतर से आरसीबी को हराया, जिसका नुकसान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को यह हुआ है कि आरसीबी की टीम अब टॉप 2 से तो टेबल पर बाहर हो ही गई है। दूसरा बड़ा नुकसान दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को यह हुआ है कि नेट रन रेट भी काफी कम हुआ है। यहां से दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं कि आखिर क्यों टॉप 2 के चांसेस कम है और आखिर क्यों टॉप 2 जरूरी है, उसका कारण समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों टॉप 2 में रहने वाली टीमें क्वालीफायर 1 खेलेंगी, जिसमें जीतकर वो डायरेक्ट फाइनल में जा सकती है, और जिसमें हारकर आप बाहर नहीं होते हो, आप क्वालीफायर 2 में जाते हो। तो भैया टॉप 2 में रहना बहुत फायदेमंद है, आपको फाइनल में पहुंचने के 2 मौके मिलते हैं। नंबर 3 और नंबर 4 की टीमों के लिए फिर प्लेऑफ में 2 मैच होते हैं, जिसमें पहला एलिमिनेटर मैच होता है, जिसमें हारे तो बाहर गए, जीतने के बाद आप क्वालीफायर 2 में जाते हो, एलिमिनेटर जीतकर आप क्वालीफायर 2 खेलोगे और वहां भी हारे तो बाहर गए, फिर जीतकर फाइनल जाते हो। एंड दैट्स व्हाई आरसीबी को बड़ा झटका लगा। लेकिन टेबल का क्या गणित कहता है? दूसरी बड़ी रिपोर्ट आईपीएल का पॉइंट्स टेबल, आईपीएल का टेबल क्या कह रहा है आप वो देख लेते हैं। तो गुजरात पंजाब टॉप 2 पर, आरसीबी नंबर 3 पर खिसक गई है, नंबर 4 पर मुंबई इंडियंस की टीम है। यहां पे दोस्तों 2-3 चीजें जो क्लियर कट आईपीएल के पॉइंट्स टेबल पर नजर आ रही है। पहली चीज ये कि गुजरात, आरसीबी, एमआई ये तीनों टीमों के मात्र एक मैच बचे हुए हैं। तो वही पंजाब के पास अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिख रहा है, पंजाब के 2 मैच बचे हुए हैं। पंजाब अपने 2 में से एक भी मैच जीत लेता है ना, तो पंजाब अपनी टॉप 2 में जो जगह है उसको स्टिक कर लेगा और फिर पंजाब को आप टॉप 2 से बाहर नहीं कर सकते। अगर पंजाब अपने दोनों मैच जीत लेता है बचे हुए, तो पंजाब भाई नंबर 1 पर स्टिक हो जाएगा, उसको आप नहीं रोक सकते। गुजरात टाइटंस का गणित यह है कि गुजरात को अपना बचा हुआ मैच जीतना पड़ेगा, और अगर गुजरात अपना लास्ट मैच जीत लेता है तो फिर गुजरात किसी पर डिपेंड नहीं है, वो भी टॉप 2 में अपनी जगह बना लेगा। तो गुजरात और पंजाब को बस अपने मैचेस जीतने, पंजाब को 2 में से 1 और गुजरात को 1 में से 1, और ऐसी स्थिति में गुजरात और पंजाब अपनी जगह टॉप 2 में बनाए रखेंगे। लेकिन आरसीबी और एमआई का गणित बिगड़ा हुआ है, क्योंकि आरसीबी को अपना बचा हुआ 1 मैच जीतना है और यह प्रे करना है कि गुजरात अपना बचा हुआ मैच हार जाए, मुंबई ना जीते। दूसरी चीज, मुंबई को अपना बचा हुआ 1 मैच जीतना है और ये प्रे करना है कि आरसीबी और गुजरात अपना बचा हुआ 1 लास्ट मैच हार जाए। तो आरसीबी और एमआई इन दोनों ही टीमों के चांसेस कम है टॉप 2 में रहने के एज कंपेयर टू पंजाब, एज कंपेयर टू गुजरात। और गणित अब ये बोल रहा है कि भैया गुजरात और पंजाब के चांसेस यहां से, जिसमें पंजाब तो कंफर्म ही आप मानकर चलिए ज्यादा क्वेश्चन है उसके पास, टॉप 2 में रहेंगे। तो बहुत कुछ घटा। कल एक दिन में आरसीबी की तकदीर और तस्वीर टेबल पर पूरी तरीके से बदल गई। अब भाई यहां से आरसीबी को क्वालिफाई करने के लिए थोड़ा सा प्रार्थनाओं का भी सहारा लेना पड़ेगा और अपने अगले मैच को जीतना है और नेट रन रेट को अच्छा करने के लिए थोड़े से बड़े क्वेश्चन और बड़े से अंतर के साथ जीतना है। देखते हैं क्या ऐसा हो पाता है क्या। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया टेबल पर एक और चीज है, आज पंजाब और दिल्ली का मैच होगा। ये वही मैच है जो धर्मशाला में हुआ था, जिसके दौरान ब्लैकआउट हुआ और उसके बाद आईपीएल सस्पेंड हुआ। ये मैच आज होगा। तीसरी बड़ी रिपोर्ट यही है कि आईपीएल में दिल्ली और पंजाब एक दूसरे के आमने सामने आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भिड़ेंगे। दिल्ली जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पंजाब जीतती है तो आरसीबी के प्लेऑफ में टॉप 2 के चांसेस को डेंट लगेगा। तो आरसीबी के जो फैंस हैं उन्हें सिर्फ ये प्रे करना चाहिए कि पंजाब किंग्स की टीम अपने बचे हुए दोनों मैच हारे, और आज आरसीबी के फैंस, मुंबई इंडियंस के फैंस शायद साथ होंगे कि भैया दिल्ली की टीम जीत जाए, पंजाब की टीम हार जाए। अब देखते हैं क्या होता है भैया। आप किसके फैन हो? आप आज के मैच में किसको सपोर्ट कर रहे हो? क्योंकि ये जो पंजाब दिल्ली का मैच है ना, ये सिर्फ पंजाब और दिल्ली के फैंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मुंबई और आरसीबी के फैंस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो भैया ये पाकिस्तान सुपर लीग से बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है। पाकिस्तान सुपर लीग से अच्छी खबर नहीं है, हालांकि जो भिखारिस्तान है वो ये सब चीजें डिजर्व करता है। इन्होंने पीएसएल शुरू जरूर कर लिया, मेजॉरिटी ऑफ विदेशी प्लेयर्स आए नहीं, और अब ये लोग डीआरएस सिस्टम भी यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डीआरएस सिस्टम चलाने वाले जो एक्सपर्ट्स थे वो इंडियंस थे, और इंडियंस ने पीएसएल मैचों में पाकिस्तान जाने से और पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज देने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में दोस्तों अब यहां से पीएसएल के मैचेस विदाउट डीआरएस हो रहे हैं। लेकिन देखो यार, जो भिखारिस्तान है वो इस सब चीजों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी भैया पाकिस्तान तो आप सबको पता है कि कैसा देश है। ये लोग अपनी सेना को इतना सम्मान दे रहे हैं, मतलब यार हारने के बाद कोई इतना सम्मान कैसे ले सकता है? सबसे पहले तो ये अपने पूरे देश में इन्होंने पाकिस्तान में फर्जी खबरें फैलाई हुई है कि हमने भारत का ये उड़ा दिया, हमने भारत का वो उड़ा दिया, 70% टीवी इंटरनेट बंद करवा दिए, पता नहीं क्या क्या भाई मनगढ़ंत ये लोग बनाते रहते हैं। और ये भिखारी देश अब ये सोच रहा है कि ये लोग जीत गए। मतलब आप खुद ही सोचिए कि इनके 8 एयरवेज भारत ने उड़ा दिए, और उसके बाद जिसके सबूत भारतीय सेना ने विद फोटो प्रूफ दुनिया के सामने रखेगी। देखो ये हमने इनका एयरबेस उड़ाया और ये एयरफील्ड उड़ाया, इन्होंने एक भी सबूत नहीं रखा है।
जबकि हमें पता है भारत में कुछ नहीं कर पाए ये लोग। हमारा जो मिसाइल सिस्टम था, जो एंटी डिफेंस सिस्टम था, उसने इनको अच्छे से रोक कर रखा था, जबकि हमने इनको बहुत नुकसान दिया। लेकिन हम लोग क्या है, थोड़ा सा सभ्य देश है, हम लोग इस तरह के फालतू टाइप की बातें नहीं करते कि यार हम जीत गए वो हार गया। हमें पता है भाई हम सुपीरियर है। लेकिन ये पाकिस्तानी जो है ना, ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं। ये अभी पीएसएल के दौरान भी 3 दिनों का अपना पूरा शो चलाने वाले हैं, जिसमें ये पाकिस्तान की सेना को सम्मान देंगे। लेकिन देख इसलिए रहे हो भाई, आप तो हार चुके हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अब दिन भर की 5वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों, ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है राहुल द्रविड़ के हवाले से, माफ कीजिए टिम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं अब दिन भर की 5वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों टिम डेविड के हवाले से निकल कर आ रही है। टिम डेविड को लास्ट मैच में हैदराबाद के खिलाफ फील्डिंग करते समय इंजरी हुई। रिपोर्ट ये है कि वो थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए नजर आए। ऐसी स्थिति में उनकी इंजरी पर सभी की निगाहें हैं। जीतेश शर्मा जो कि करंटली कार्यवाहक कप्तान है आरसीबी के, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा भी उन्होंने इस बारे में पता नहीं है, उनकी जांच चल रही है। ऐसी स्थिति में आरसीबी के प्लेऑफ के दौरान टिम डेविड का चोटिल हो जाना एक बड़ा डेंट है, क्योंकि इनके जो बड़े प्लेयर्स हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी कल पूरी लिस्ट बताई है, 10 बड़े नाम प्लेऑफ में नहीं रहेंगे। आरसीबी के भी बड़े बड़े नाम है, जैकब बेथल भी नहीं रहेंगे, लुंगी एनगीडी भी नहीं रहेंगे। तो भैया इनके स्थान पर टिम डेविड एक बड़ा अच्छा ऑप्शन थे, और अब वो भी अगर प्लेऑफ के दौरान चोटिल हो गए तो आरसीबी को बहुत ज्यादा इश्यूज प्रॉब्लम आ सकते हैं। हालांकि एक अच्छी खबर भी है यहाँ से आरसीबी के लिए। अच्छी खबर ये है कि फिल सॉल्ट कहीं नहीं जा रहे हैं, लिविंगस्टोन भी कहीं नहीं जा रहे हैं। ये दोनों का चयन वेस्टइंडीज के खिलाफ इंग्लैंड की ओडीआई स्क्वाड में नहीं हुआ है, T20 स्क्वाड में हुआ है। तो T20 सीरीज 6 तारीख से शुरू होगी, मतलब फिल सॉल्ट तो हमें पूरा सीजन प्लेऑफ भी दिखने वाले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 6वीं बड़ी रिपोर्ट की आपसे बात कर लेते हैं। ये खबर दोस्तों ऑरेंज कैप की रेस के हवाले से निकल कर आ रही है। एकदम से ऑरेंज कैप की रेस बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अजीब हो गई। क्यों? क्योंकि विराट कोहली इस रेस से एकदम से बाहर नजर आ गए। कल जब मैच के बाद हमने ऑरेंज कैप का टेबल देखा तो 2 खिलाड़ी, दोनों गुजरात के, सुदर्शन 13 मैचों में 638 रन किए और उनसे 2 रन कम शुभमन गिल ने 13 मैचों में 636 रन किए, टॉप 2 पर बने हुए। नंबर 3 पर है भैया सूर्य यादव मुंबई इंडियंस के, तो उनसे बहुत उम्मीद है, हो सकता है वो भी आने वाले दिनों में हमें ज्यादा आगे और दिखे। मिचेल मार्श आ गए इस लिस्ट में और यशस्वी जायसवाल इस लिस्ट में। विराट कोहली नंबर 6 नंबर 7 पर खिसक गए। हालांकि अभी आरसीबी को मैचेस खेलने हैं, एक मैच आरसीबी का अभी बचा हुआ है, उसके बाद आरसीबी प्लेऑफ के मैचेस खेलेगी। अगर एलिमिनेटर में गई तो भाई फिर आपको एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा, अगर आप वहां जीते तो फिर क्वालिफाइड 2 खेलना पड़ेगा, वहां जीते तो फाइनल खेलना पड़ेगा। तो आरसीबी के पास भी अभी मैचेस हैं, और अगर आरसीबी जीतती चली गई तो विराट के पास भी मौका है यहां से ऑरेंज कैप की रेस में आने का। अदरवाइज गुजरात टाइटंस के दोनों शेयर शायद बटलर की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 7वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो पर्पल कैप की रेस तो थोड़ी सी अजीब ही है, क्योंकि चेन्नई जो शायद टेबल पर सबसे नीचे रही, उनका खिलाड़ी नंबर 1 पर है नूर अहमद। 13 मैचों में 21 विकेट निकाले, और सचमुच ये एक मास्टर स्ट्रोक था चेन्नई की तरफ से कि उन्होंने नूर अहमद को लेकर आए। हालांकि दोस्तों अगर टीम भी उस तरह से खेलती और पूरी टीम एक साथ होकर चेन्नई की खेलती, कप्तानी के इश्यूज ना आते, अपर ऑर्डर की बल्लेबाजी के इश्यूज ना आते, तो ये चेन्नई आपको अलग दिखती, क्योंकि नूर अहमद ने तो अपना काम बहुत अच्छे से किया। नंबर 2 पर कृष्णा चल रहे, जिन्होंने भी 13 मैचों में 21 विकेट निकाले। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा क्योंकि गुजरात की टीम में है तो प्लेऑफ में भी मैचेस खेलेंगे और उनके पास मौका रहेगा ज्यादा विकेट निकालकर पर्पल कैप लेने का। उसके अलावा ट्रेंट बोल्ट है जो कि मुंबई से आते हैं, हेजलवुड है जिनकी एंट्री अभी प्लेऑफ में होगी आरसीबी की टीम में, और वरुण चक्रवर्ती है जो अब नहीं खेलने वाले, केकेआर का शायद एक मैच बचा है। तो ऐसी स्थिति में पर्पल कैप की दौड़ ज्यादातर तो प्रसिद्ध कृष्णा के पाले में ही नजर आ रही है। हेजलवुड आएंगे और ट्रेंट बोल्ट क्या करेंगे वो तो समय बताएगा। आगे बढ़ता है 8वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, यहां से बात करते हैं। तो वीरेंद्र सहवाग ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि विराट कोहली ने हैदराबाद के खिलाफ जिस तरह से इनिंग खेली है, कतई भी उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप कि वो टेस्ट से रिटायरमेंट ले ले। वीरेंद्र सहवाग ने कहा बहुत अर्ली है विराट कोहली के लिए टेस्ट से रिटायरमेंट लेना। बड़ी चीज ये है कि वीरेंद्र सहवाग ने सस्पिशियसली कई बड़े बड़े सवाल उठा दिए। वीरेंद्र सहवाग ये बोल रहे हैं कि ये रिटायरमेंट विराट कोहली के मन का था ही नहीं, और जिस तरह के फॉर्म में जिस तरह से विराट कोहली लग रहे हैं, ऐसा खिलाड़ी रिटायरमेंट लेता नहीं। भाई आज की डेट में ना जो नए नए लोग हैं ना, उनसे ज्यादा फिट है विराट कोहली, और उसके बावजूद भी विराट कोहली रिटायर हुए, या फिर हम ये बोल रहे हैं कि बीसीसीआई ने रिटायरमेंट दिलाई है जानबूझकर हाथ पकड़कर। तो ऐसी स्थिति में सवाल तो बनता है और सवाल तो उठता है और उठना भी चाहिए कि आपने भारत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट बल्लेबाज को ऐसे चुपचाप से रिटायर करवा दिया। भाई मेरे हिसाब से विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग भाई फेयरवेल डिजर्व करते हैं। भारतीय क्रिकेट हम लोगों के लिए जो एक अच्छी चीज होती है उसमें से क्रिकेट एक अच्छी चीज है। ये हमारे लिए एक त्योहार की तरह होता है। जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए तो एक फेयरवेल मैच रखा गया था, वेस्ट इंडीज की टीम भारत आई थी, मुंबई में वो मैच था। भाई ये खिलाड़ी डिजर्व करते हैं, इन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया है। हमारे 15 सालों में इन्होंने हमें हर दिन इंटरटेन किया, चाहे वो रोहित हो चाहे वो विराट। लेकिन शर्म आती है उस बीसीसीआई पर, शर्म है भाई उस बीसीसीआई पर जो उन्हें रातों रात इस तरह से रिटायर कराती है टेस्ट क्रिकेट में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से बात करते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये रिपोर्ट आ रही है दिल्ली के ओनर जिंदल के हवाले से। पार्थ जिंदल ने दिल्ली के एकदम से खराब प्रदर्शन और आईपीएल प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने पर बड़ी बात कही। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि वो फैंस से माफी मांगते हैं कि जब दूसरे फेज में दिल्ली की टीम ने बचे हुए लास्ट 7 मैचेस खेलने शुरू किए तो दिल्ली ने अच्छा नहीं खेला, और दिल्ली की टीम को खुद पर जो है इंट्रोस्पेक्ट करने की, मतलब अंतरात्मा में झांकने की जरूरत है। ये चीज मैं आपको कल की वीडियो में भी और पहले भी ये चीज मैं बता चुका हूं कि दिल्ली के लिए जो इशू था वो कप्तानी थी। बेशक जब आपके प्लेयर्स सब अच्छा कर रहे थे तो आपका ध्यान कप्तानी पर गया नहीं, लेकिन जब आपके
प्लेयर्स अच्छा करना बंद हुए, तब आपने कप्तानी की तरफ देखा तो तब आपको पता चला कि अक्षर पटेल में शायद वो कप्तानी थी ही नहीं। जब मुझे याद है भाई बहुत अच्छे से, और मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूं कि जब अक्षर पटेल ने एक मैच हारा था दिल्ली की टीम का, विजय रथ टूटा था, मेरे को मैच याद नहीं आ रहा लेकिन आपको शायद वो मोमेंट याद होगा, उनसे पूछा गया था पोस्ट मैच में कि भाई कहां आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो उन्होंने बड़े मजाकिया रूप से उसको बात को टाला था। उससे ये पता लगता है कि आपका जो कैप्टन है ना वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था आपकी टीम को लेकर। और मैंने उस समय उसी दिन नेक्स्ट डे ये बात कही थी कि दिल्ली को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए इस आईपीएल को, भाई रातों रात बाहर हो जाओगे, और वही हुआ दिल्ली के साथ। तो मेरे हिसाब से दिल्ली की टीम बहुत अच्छी थी। अगर कप्तानी के मोर्चे पर ये +2 +3 मतलब एक और अच्छा कप्तान ले आते ना तो शायद आज ये प्लेऑफ की दौड़ में होते और शायद ये क्वालिफाई कर चुके होते। इतना अच्छा दिल्ली खेल रही थी। ये मेरी राय, बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो भैया यशस्वी जायसवाल ने कल एक पोस्ट किया है, क्रिप्टिक सा पोस्ट था जिसको लेकर कयास लगाए जाने लगे कि कहीं यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स को छोड़ तो नहीं रहे। यशस्वी जायसवाल ने लिखा कि जितने भी मूवमेंट्स अभी तक राजस्थान ने दिए उसके लिए वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है। बाद में उन्होंने उस पोस्ट को एडिट कर दिया, लेकिन इससे ये कयास लगाए जाने लगे कि भैया ग्रेटफुल तो तब होता है आदमी जब वो टीम छोड़ रहा होता है। अभी तो आपको 1 साल क्या 10 साल खेलना है राजस्थान रॉयल्स में। अभी तो 23 साल के यशस्वी जायसवाल, कम से कम 36, 37, 38, 40 साल तक क्रिकेट खेलेंगे, मतलब 17 साल तक तो यशस्वी जायसवाल हमें दिखेंगे, जिसमें से हो सकता है 5-7 साल तक तो अभी राजस्थान में ही दिखे। ऐसी स्थिति में यशस्वी जायसवाल का ये जो पोस्ट आया है ये बहुत क्रिप्टिक है, और कहीं इससे ये कयास ना लगाए जाने लगे कि मिनी आईपीएल में जायसवाल भी हमें बिकते हुए दिख जाए वहां पर नीलामी में। क्योंकि ये जो लॉयल्टी होती है ना अपनी टीम के साथ बने रहने की, बहुत कम लोगों में होती है। जिसमें हमने देखा है कि रोहित शर्मा मुंबई के साथ थे तो उनका फिर यही था या तो मुंबई में रहूंगा या रिटायरमेंट लूंगा। विराट कोहली आरसीबी से थे तो आरसीबी में लगे रहे भाई। आज कितने साल हो गए आईपीएल को, 20 साल 22 साल कितने साल हो गए। तो ये धोनी को देख लो, आप चेन्नई में थे तो, और जिन्होंने ये लॉयल्टी नहीं निभाई है ना आईपीएल में अपनी टीमों को छोड़ छोड़कर, जिन्होंने टीम पे टीम बदली है ना, फिर उस खिलाड़ी का स्तर भी इतना बड़ा नहीं हो पाया, उस खिलाड़ी का नाम भी उतना बड़ा नहीं हो पाया। रिसेंट उदाहरण हमने ऋषभ पंत का देखा, दिल्ली में आए, दिल्ली ने सब कुछ दिया, दिल्ली के साथ ही बगावत हुई, फिर लखनऊ में आए, आज कप्तानी का ये इशू है, आज ना बल्ला चल रहा है और इशू बहुत खराब हो रहा है, एक्सीडेंट हुआ बीच में, वहां से बचकर आए, बहुत ट्रेजेडी भी हुई लाइफ में। लेकिन बात वो नहीं है, बात यह है कि आप अपनी टीम से लॉयल्टी कितनी रखते हो। अभी तक तो जायसवाल ने निभाई है, आगे क्या होता है वो तो समय बताएगा भाई, वो तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ऐसा नहीं करते और फिर उनको आप बैड लाइट में ही देखते हो, जैसे चाहे वो पंड्या हो चाहे वो केएल राहुल हो। भाई आज उनका स्तर वो नहीं है ना जो रोहित शर्मा का है, जो विराट कोहली का है, जो धोनी का है। उनका स्तर अलग है, तीनों खिलाड़ी अलग है। तो यदि भाई दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, अब 2026 में क्या होगा उसके लिए तो कई सारी वीडियोस हमारे पास आती रहेगी, हम आपको देते रहेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने हर एक क्रिकेट फैन के साथ।